ये कहानी एक ऐसे मोटे और भद्दे प्रिंस की है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, जिसके बाद में उसका इतना तगड़ा ग्लो अप होता है कि पूरा किंगडम शॉक हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, जितना इजी आप समझ रहे हो उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इससे आगे मैं हिंट नहीं देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी को। हमारी कहानी की शुरुआत ही उस महान तलवार की कहानी से होती है जो कि आगे जाकर हमारा मेन कैरेक्टर बनेगी। वो खुद के बारे में बताती है कि कैसे वो हजारों सालों से अलग अलग हीरोज के हाथों में थी, जिसके कारण से उन्हें बहुत बड़ी उपाधियां मिली थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसे एक ऐसा महान योद्धा मिला था जिसने हर किसी को हरा दिया था। लिटरली वो हर किसी को हरा पा रहा था। उसके सामने कोई नहीं था और ऊपर से उसके हाथों में उस तलवार की ताकत थी, जिसके कारण से जो तलवार थी वो भी उसकी जो सर्वेंट्स है उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसलिए वो महान ताकत के साथ में एक ड्रैगन से फाइट करने के लिए पहुंच गया था, जहां पर जो वाइट ड्रैगन था उसे बहुत कड़ी टक्कर दे रहा था। और अभी तक हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं था जो कि उस महान ड्रैगन को हरा सके। जो महान ड्रैगन था उस पे वार करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बा था उस तलवार को पकड़ने के बाद में, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो तलवार उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो उस तलवार के ऊपर पूरा भरोसा करता है और तलवार भी अपनी पूरी शक्ति उस महान कलाकार को दे देती है, जिसके बाद में वो एक ऐसा अनबीटेबल मॉन्स्टर बन जाता है जिसने उस महान वाइट ड्रैगन को सिर्फ और सिर्फ एक वार से ही वहीं पर ख़त्म कर दिया था। जहां पर वाइट ड्रैगन के ऊपर ये हमला लगता है और उसके वो अलग अलग टुकड़े कर देता है, इतने ज़्यादा कि उसके गिनने मुश्किल हो जाते हैं। और इसी कारण से उसका नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री में दर्ज हो गया कि उसने एक महान वाइट ड्रैगन को हराया था उस महान तलवार से, जिसके कारण से उसे रिवॉर्ड में उसका एक पूरा किंगडम मिल जाता है और वो वहाँ का राजा बन जाता है। और वो तलवार सदियों तक एक जगह पर महफूज रख दी जाती है। और इसी तरह से उस तलवार को काफ़ी सारे साल बीत जाते हैं एक जगह पर रखे रखे, और जो महाराजा था वो भी अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। और इसी तरह से तलवार हमेशा के लिए सो जाती है। लेकिन एक दिन तलवार की गहरी नींद से आँख खुल जाती है और वो देखती है कि आखिर इतना ज़्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है। और जब उस तलवार को पता लगता है तो वो देखती है कि उसे कोई इस्तेमाल कर रहा है बिना उसकी परमिशन के। और बल्कि ये कोई और नहीं बल्कि महाराज का पहला लड़का, यानी कि वही मोटा लड़का होता है जिसके अंदर तलवार जाने वाली थी। हम देखते हैं कि जो मोटा लड़का था वो हर किसी के ऊपर वार कर रहा था और वो कह रहा था कि मुझे अब कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन जो उसके अंगरक्षक है वो उसे कह रहे हैं कि महाराज, ये तलवार महाराज की, आप इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन वो मोटा अपने घमंड में कहता है कि ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं जिसे मैं हाथ भी ना लगा सकूं। आखिर तुम्हारी दो कौड़ी की हिम्मत कैसी हुई मेरे जैसे प्रिंस के सामने बोलने की? मैं तुम्हें अभी इस तलवार से काट दूंगा। लेकिन जो तलवार होती है वो अपना वजन बढ़ा लेती है और साथ में ही वो अपना स्टेटस चेक करती है कि आखिर इस तलवार को चला कौन रहा है। और उसे पता लगता है कि ये 16 साल का लड़का होता है जो कि महाराज का ही बेटा होता है, लेकिन जिसके अंदर खूबी कोई भी महाराज वाली नहीं होती। ये तो बस एक मोटा, चर्बी और पूरी ही सुस्ती से भरा हुआ लड़का है। अब मुझे यकीन नहीं होता कि ये महाराज का ही लड़का है। तलवार को तो इस चीज़ की भी हैरानी होती है कि उसे उठाने वाला भी ये मोटा चर्बी ही था, इसलिए वो अपना वजन बढ़ा लेती है, जिसके कारण से मोटे को बहुत ज़्यादा तंगी आ रही थी इस तलवार को उठाने में। जहाँ पर जो तलवार थी वो खुश रहती है कि काश इस मोटे से मैं दूर हो जाऊँ, क्योंकि वो ऐसे लड़के के हाथों में नहीं चलना चाहती जो कि बहुत ज़्यादा चर्बी से भरा हो। वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि हे महान ग्रेट तलवार, मुझे अपनी ताकत दे दो। जहाँ पर तलवार कहती है कि मैं अपनी ताकत भला इस मोटे को क्यों दूँ। जहाँ पर मोटा चिल्लाकर कहता है कि अब कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि मेरे सामने ना झुके। अब इस तलवार ने अपनी मुझे ताकत दे दी है और मैं इसे चला सकता हूँ। और इसी के साथ में वो अपने साथियों के ऊपर हमला कर देता है। जितने भी उसके नौकर सेवक होते हैं वो उनके ऊपर अपनी तलवार चलाने लग जाता है। लेकिन मोटे की चर्बी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका पाँव वहीं फिसल जाता है और जो मोटा होता है अपना बैलेंस खो बैठता है। ये चीज़ एकदम से सडनली हुई थी, ना ही तलवार ने इस चीज़ को एक्सपेक्ट किया था और ना ही उस मोटी चर्बी ने। होता यह है कि वो जो तलवार होती है वो गलती से उस मोटे की ओर घूम जाती है, जिसके कारण से वो सीधा उसके अंदर घुस जाती है। इस चीज़ को देखकर सबकी आंखें फट जाती है कि जो महाराज का लड़का यानी प्रिंस है उसकी हत्या उसने खुद ही कर ली थी। वैसे तो देखा जाए यह हत्या तलवार ने की है क्योंकि उसके अंदर भी एक जान है, लेकिन मोटा अपनी लापरवाही के कारण से वहाँ पर गिर जाता है और अपने ही हाथों से अपनी जान ले लेता है। लेकिन मरते वक्त उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो चीज़ का पश्चाताप करता है कि काश मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
जो तलवार है उसे भी उसके बारे में धीरे धीरे करके सब पता लग जाता है कि कैसे वो हर चीज के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता था। उसके अंदर अपने फैमिली में से कोई भी एक भी जेनेटिक मैच नहीं करता, बल्कि वो तो बस एक सुअर है जो कि बस खाता रहता है। वो फालतू में लोगों के ऊपर अपना हक जताता है, चाहे उसका वहाँ पर कुछ भी हक ना बनता हो, और सब कुछ वो अपने अंदर लेना चाहता है। उसके अंदर कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, बस चर्बी के अलावा। वो मोटा बच्चा ऐसा था जैसे कि पूरे किंगडम के ऊपर काले बादल छा गए हो, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं थी एक राजा बनने की, जिसके कारण से उसकी सारी प्रजा खतरे में आ सकती थी। वैसे अब मोटा हमेशा के लिए मर चुका है और उस मोटे के अंदर उस लेजेंडरी स्वॉर्ड की आत्मा आ जाती है, जिसके बाद में काफ़ी दिन बीत जाते हैं जबकि उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को होश आ जाता है। सब लोग बात करते हैं कि जब से प्रिंस होश में आए हैं तब से बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं, ना वो शरारत कर रहे हैं और ना ही वो हम पर हुक्म जता रहे हैं। जहाँ पर वो हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन में वो मोटा भैंसा वापस से पहले जैसा हो जाएगा और वापस से हम पे हुक्म जताएगा। जहाँ पर इस सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को पता लग जाती है कि इस मोटे ने बहुत सारी बेहूदी चीज़ें कर रखी है इस पूरी दुनिया में। लेकिन साथ में उस तलवार को दुख भी था कि उसने अपने ही कॉमेडेट को मार दिया, यानी कि जो उसे चलाने वाला था उसने उसे ही मार डाला। वहां पर जोर से आवाज आती है कि महाराज महल में आ चुके हैं, सभी लोग सावधान हो जाएं। और ये जो खबर होती है वो वहां की नौकरानी अपने प्रिंस को देखने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन प्रिंस के अंदर तो स्वॉर्ड की आत्मा होती है। तो स्वॉर्ड उसे कहती है कि भला मैं किसी का इंतजार क्यों करूं और क्यों किसी के लिए खड़ा हूं जिसे मेरे मरने से फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी आता है और कहता है कि अपने शब्दों को वापस ले लीजिए प्रिंस, ये कोई आम आदमी नहीं होता, दरअसल ये एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि उस मोटे का टीचर था, जिसकी वो कभी कदर नहीं करता था, इसलिए वो भी उसे कुछ खास पसंद नहीं था। और वो वहाँ नौकरानी को कहता है कि वो वहाँ से चले जाए, क्योंकि ये लगता नहीं कि प्रिंस को महाराज में कोई भी दिलचस्पी है या फिर वो उनकी अभी भी इज्जत करेंगे। जहाँ पर जो मोटा होता है उसे नहीं पता होता है कि ये उसका टीचर होता है, इसलिए वो उसके मुंह पर उसे कह देता है कि आखिर तुम हो कौन जो कि यहाँ पर आकर मेरे सर पर चढ़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ का प्रिंस हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेवादार को यहाँ से भेजने के लिए। इस चीज़ से देखकर काफ़ी ज़्यादा वो शौक हो जाता है कि आखिर इसको हुआ क्या है। और वो कहता है कि ऐसा मत कहना कि तुम्हारी इस चीज़ में मेमोरी चली गई है और तुम मुझे भूल चुके हो। लेकिन फिर भी उतनी ही देर में महाराज वहाँ पर आ जाते हैं और जो वहाँ का उसका जो डिसिप्लिन टीचर होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और फाइनली यहाँ पर एंट्री होती है उस महाराज की, जिसे देखकर प्रिंस के भी आंखें फट जाती है, क्योंकि उसके अंदर स्वॉर्ड की आत्मा होती है और उस स्वॉर्ड को चलाने वाला कोई और नहीं वही महाराज था, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर पावर था एक टाइम पर। लेकिन अब वो बुढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक है कि तलवार देखकर बता सकती है और कहती है कि मुझे लगा था कि इतने वक्त में ये बुढ़ा हो चुका होगा और इसका ऑरा सारा खत्म हो चुका होगा, लेकिन आज भी इसका ऑरा उतना ही है। जहाँ पे सभी लोग महाराज को घेरे में ले लेते हैं और यहाँ तक कि जो उसका सेवादार है वो तो ये भी कहता है कि महाराज लगता है कि जो प्रिंस है वो अपनी मेमोरी खो बैठे हैं, क्योंकि वो अनाप शनाप बक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उनसे अभी इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए, जिससे कि महाराज सहमत होता है। और फाइनली एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर प्रिंस की अच्छे से जाँच करता है मेंटली, और वो ये बताता है कि मेंटली वो एकदम स्टेबल है, शायद से कुछ वक्त के लिए वो अपनी मेमोरी खो बैठे हैं। इस चीज़ से जो महाराज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। महाराज के चेहरे पे उदासी सी छा जाती है। उतनी ही देर में जो स्वॉर्ड होती है वो बैठ जाती है और डरती है कहीं महाराज को सब कुछ पता ना लग गया हो कि उसके बेटे के अंदर कोई और है। जो महाराज होते हैं वो थोड़ा सा नरमी से बोलते हैं कि अगर तुम अपनी यादाश्त खो बैठे हो इसका मतलब है कि तुम अपने जो पिछले पाप है वो भी भूल चुके हो। अब यादाश्त खोने का मतलब ये नहीं है कि तुम वापस से वही गलतियाँ अगेन दोहराओ। यादाश्त खोने का मतलब ये है कि तुम वापस से अपनी सभी चीज़ों को ठीक करोगे, चाहे तुम्हें पता हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारे भूल जाने से समाज में तुम्हारी की गलतियां कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। वो सभी तभी भुलाई जा सकती है अगर तुम उन्हें ठीक करो। और तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी मेमोरी खोने से लोगों को फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतने ज़्यादा गलत काम किए हैं कि अब तो उनकी कोई गिनती भी नहीं रही है। चाहे तुम अपनी मेमोरी क्यों ना खो के बैठे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अब वापस से वो गलतियाँ ना करो। इतनी देर में महाराज इतने ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, लेकिन जो उनका गार्ड होता है वो उनको शांत करवा देता है और कहता है कि चलिए महाराज यहाँ से चलते हैं, अभी यहाँ पर बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। और महाराज वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। लेकिन जो स्वॉर्ड होती है उसे समझ में नहीं आता कि आखिर महाराज ने उसके ऊपर इतना क्यों डांटा, क्योंकि वो अपने मोटे चर्बी शरीर पर गुस्सा करता है कि आखिर इस मोटे ने ऐसा भी क्या कर दिया था। उतनी देर में हम देखते हैं कि सडनली वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है। उसकी मॉम उसके डैड की तरह उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती है, बल्कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे पापा जो कह रहे हैं उसकी बातों
का बुरा मत मानो, पास्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। और वो उसे जोर जोर से प्यार जताने लग जाती है और रोने लग जाती है और साथ में ये भी कहती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी डेंजरस चीजों को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना। और ऊपर से तुम्हारा हैंडसम चेहरा तो देखो कितना ज्यादा पतला हो गया है, बेटा तुम ढंग से खा नहीं रहे हो। मुझे हंसी आ रही कि इतने मोटे पिक को वो इतना हैंडसम चेहरा कह रही थी। और बाद में वो उसे और ज्यादा प्यार करने लग जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने अपनी आंखें खोल दी है। खैर जो मोटा यानी कि जो उसके अंदर स्वॉर्ड होती है वो तो समझ में नहीं पाती कि आखिर इस मोटे ने ऐसा भी क्या कर दिया कि लोग इसके पीछे ही पड़े हैं। और वो उस चीज को बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं करना चाहता कि क्योंकि उसके कारण से उसका बेटा पहले से ही मर चुका है। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और जो उसकी माँ होती है वो उसे कहती है कि एक काम करो बेटा, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें बाद में वापस से देखने के लिए जरूर आऊंगी। अब हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड होती है वो गहरी सोच में डूबी हुई होती है, क्योंकि उसके यूजर ने उसे कहा था कि उसकी मौत के बाद में वो उसकी फैमिली का ध्यान रखे, लेकिन उसके कारण से उसका बेटा खुद मारा गया था। अब वो समझ में नहीं पा रहे थे कि उसे अब क्या करना चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो दोनों के लिए एक अच्छी जिंदगी जिएगा, क्योंकि उसी के कारण से उसका बेटा मारा गया था, इसलिए अब उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी तक वो पास में लोगों के लिए काम करता आ रहा था, पता नहीं कितने लोगों को उसने हीरो बनाया था, लेकिन अब वो खुद के लिए कुछ करना चाहता था और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस बॉडी को पूरा ग्रो अप करेगा और इतना ज्यादा तगड़ा ग्लो अप करेगा कि वो सारे हीरोज को पीछे छोड़ देगा। इसलिए वो वहां से उठने लग जाता है और सबसे पहले उसका काम होता है एक माना हर्ट बनाना, यानी कि जादू का दिल बनाना, जिससे कि उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर माना का हर्ट बनाने की कोशिश करता है, जो माना होती है वो उसकी बॉडी को रिजेक्ट कर देती है, यानी कि उसकी बॉडी में इतना फैट होता है कि जो माना होता है वो इसके साथ में सिंक्रोनाइजेशन होता ही नहीं है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इसलिए पता नहीं कितनी बार बार ट्राई करता है कि वो एक माना का हर्ट बना सके, लेकिन बार बार वही सेम प्रॉब्लम होती है, जिससे कि उसका जो माना का हर्ट है वो नहीं बन पाता और बार बार उसकी बॉडी माना हर्ट को रिजेक्ट कर देती है। अब बार बार ट्राई करने के बाद में भी जो उसका माना हर्ट नहीं बन पाता, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा थक हार कर नीचे बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि आखिर ये हो क्यों नहीं रहा है और सोच रहा है कि आखिर इस बॉडी के साथ में प्रॉब्लम क्या है। ये इतनी ज़्यादा चर्बी है कि इसके अंदर माना सिंक्रोनाइजेशन भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा और वो एकदम हार मान जाता है और कहता है कि काश मेरी असली बॉडी होती जो कि तलवार की है, तब तो ये बड़े ही आसानी के साथ कर लेता, लेकिन ये भद्दी बॉडी के साथ में वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ पे वो बैठा होता है, तभी पीछे से डोर नॉक होता है, यानी कि उसके लिए कोई आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ की नौकरानी होती है उसके लिए दवाई लेकर आती है और कहती है कि ये लीजिए सर, आपकी दवाई ले लीजिए। यहाँ पर जो नौकरानी होती है वो थोड़ी सी सहमी होती है, क्योंकि उसे पता है कि जो पिछले वाला प्रिंस है, यानी कि जो ओरिजिनल प्रिंस है, वो अक्सर ऐसा करता था कि वो दवाई को फेंक देता था और बहुत ज़्यादा चिक करता था, जिससे कि उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन इसका उलट यहाँ पर होता है, वो देखता है कि दवाई के अंदर तो माना है, इसलिए वो चुपचाप जाता है और दवाई को फटाफट पी जाता है। ये देखकर यहाँ की जो मेड होती है वो भी हैरान हो जाती है कि ये क्या, ये बिना झकझक किए एकदम से सारी दवाई कैसे पी सकता है। अब इस चीज को देखने के बाद में उसे पता लगता है कि इस चीज के अंदर माना था। खैर, जिसके बाद में जो वहाँ की नौकरानी होती है वो चली जाती है और इस चीज को कंज्यूम करने के बाद में फाइनली वो यहाँ पर खुद का माना हट बना लेता है और इस चीज में वो सक्सेस पा लेता है। वो इस चीज को ऑब्जर्व करता है कि शरीर को डायरेक्ट माना नहीं दिया जा सकता, बल्कि शरीर के अंदर माना जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि जैसे उसने उस दवाई को पीकर अपने अंदर ही माना को जनरेट किया। खैर, जिसके बाद में वो अगले दिन दोबारा से वहां पर चला जाता है खुद ब खुद और कहता है कि तुम्हारे पास जितनी दवाइयां हैं मुझे दे दो, और वो उन सब दवाइयों को कहता है कि एक जगह रख दो, मैं अपने आप सारी दवाइयां ले लूंगा। और फाइनली इतने दिन की मेहनत के बाद में वो इतना माना तो जमा कर लेता है कि वो अपने हाथ में उसे ले सके और उसे अपने माना हर्ट में ट्रांसफर कर सके, यानी कि एक ऐसा दिल बना सके जो कि एक नाम इंसान का बन ही नहीं सकता। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही अपने हर्ट के अंदर सारा माना ट्रांसफर करता है ताकि वो अपने माना का हर्ट बना सके, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है और इतना जोर से दर्द करता है कि उसे सह नहीं होता। वो अपना दिल पकड़ के वहीं पर खड़ा हो जाता है और उसे उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि जब भी उसके जो पुराने यूजर्स थे वो उनका दर्द नहीं समझ पाता था। उसके सामने हर कोई चिल्लाता था और समझता था कि इतना दर्द कैसे हो रहा है, क्योंकि उन सभी के दिल के अंदर एक ऐसी आग लग रही थी जो कि उन्हें जला नहीं रही थी, बस दर्द दे रही थी। अब लेकिन वो इतना दूर आ चुका है, अगर उसने इस माना कंट्रोल को हटा दिया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि सारा माना बाहर चला जाएगा और उसका माना हर ट्रांसमिशन फेल हो जाएगा। इसलिए उसे कैसे भी करके इस चीज को कंट्रोल करना ही है ताकि वो अपना माना हट बना सके। इसलिए वहां
पर वो चुपचाप बैठ जाता है और सारा दर्द सहता रहता है। उसके शरीर में एक एक दर्द की चिंगारियां उठ रही थी। ऐसा लग रहा था इसके दिल को कोई पकड़ के निचोड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अभी खत्म होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ दर्द था, उसे सहना ही पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका जो माना हार्ट है वो नहीं बन पाएगा। अब इतनी देर होने के बाद में, इतना दर्द सहने के बाद में फाइनली वो वक्त आ जाता है कि उसका माना हार्ट बन जाता है। और अब फाइनली उसका हार्ट कोई नॉर्मल हार्ट नहीं रहा, एक माना हार्ट बन जाता है। चाहे उसकी शरीर के ऊपर जितनी मर्जी चर्बी हो, इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसने काफ़ी दिन की मेहनत के बाद में इसे अचीव कर ही लिया। अब जैसे ही वो इस चीज़ में सक्सेस पाता है तो उसके सामने एक विंडो आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा था कि आपने माना हार्ट को बना लिया है। अब दरअसल वो हैरान इसलिए होता है क्योंकि ये जो विंडो थी वो उसके पुराने यूज़र्स को दिखाई दी जाती थी, लेकिन वो तो खुद ही एक स्वॉर्ड है, तो उसे आखिर ये सब क्यों दिखाई दे रही है। इतनी ही देर में और भी काफ़ी ज़्यादा विंडो ओपन हो जाता है और उसे बहुत सारी विंडोज़ में नोटिफिकेशन आते हैं, जहाँ पर सभी में यही चीज़ लिखी थी कि आप पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। माना हार्ट बनाने के बाद में आप माना का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम। और उसके साथ में छोटी मोटी अथॉरिटीज़ यानी कि पावर्स उसे और मिली थी, जैसे कि दूर की साउंड को सुनना। अब वो जैसे खिड़की के बाहर देखता है तो पेड़ था, वहाँ से वो पत्तों की चहल पहल सुन पा रहा था। अब वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक दूर खड़ी मेड्स का यानी कि उसकी नौकरानी की बात सुनने की कोशिश करता है। और हम मानोगे नहीं कि वो सभी की सभी इसकी चुगलियाँ कर रही थी कि इसका मोटापा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, जेंटलमैन ये कैसे बन सकता है, वगैरह वगैरह। इस चीज़ से वो नाराज़ हो जाता है और झटका तो उसे तब लगता है जब उसकी नोटिफिकेशन में ये भी आता है कि आप माना का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी बॉडी ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। और ऐसे और भी नोटिफिकेशंस थी। अब देखो, ये काफ़ी वक्त से एक स्वॉर्ड बनकर आ रहा था और इसका एक कारण भी है कि ये स्वॉर्ड था, तो इस कारण से शायद हो सकता है, लेकिन मेन रीज़न तो उसका मोटापा ही है ना, तो इस चीज़ को वो समझ में नहीं पाता। खैर, वो तो है एक स्वॉर्ड ही जो कि एक इंसान के अंदर घुस चुकी है। अब उसने सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे पता लग गया कि उसे क्या करना है। उसका जो माना हार्ट है चाहे कम हो, लेकिन वो धीरे धीरे करके सभी चीज़ों की स्टोरेज बढ़ा लेगा, यानी कि जो उसका माना कैपेसिटी है उसे वो बढ़ा ही लेगा और सभी चीज़ों को वापस से पा लेगा। और इस चीज़ के वो मोटिवेट कर लेता है खुद को, लेकिन तभी उसके पेट में बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। अब क्या करे, मोटा शरीर है, तलवार चाहे अंदर हो, तो उसे भूख लगने लग जाती है और वो कहता है कि मुझे धीरे धीरे करके इस बॉडी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसे टाइम टाइम पर भूख लगती रहती है, ना कि उस स्वॉर्ड को बल्कि उस शरीर की ज़रूरतों को। खैर, सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि उसकी प्यारी माँ उसे वापस आ जाती है लाड करने के लिए और कहती है कि देखो मेरा बेटा कितना ज़्यादा चार्मिंग हो गया है। और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेटे ने वो दवाई सारी पी ली थी जो कि उसने नौकरानी के हाथों में भेजी थी। वहीं पर वो कहती है कि अरे देखो, तुम्हें याद है कि ये अंकल कौन है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अंकल तो बहुत ज़्यादा रावड़ी राठौर लग रहा था और वो इतना ज़्यादा घूर कर देखता है कि अपना मोटा बच्चा तो वैसा ही डर जाता है। जहाँ पर जो उसकी मम्मी होती है उसे हंसते हुए बताती है कि बेटा ये तुम्हारे अंकल है, यानी कि तुम्हारे मामा है, मेरे भाई है। जहाँ पर अपने स्वॉर्ड को पता लग जाता है कि ये आदमी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके देखने के तरीके से ही पता लग जाता है। खैर, जो उसका मामा होता है वो कहता है कि बढ़िया हुआ तुम सब कुछ भुला दिया है, वैसे मैं तुम्हारा मामा हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत में। और वो मदद पता है क्या होती है, वो कहता है कि जितनी भी तुम्हारी पेट की चर्बी है मैं उसे कम करने में तुम्हारी मदद करूँगा, जो तुम ये लटका कर घूमते रहते हो। जहां पर ये सीधा टारगेट हमारे प्रिंस की बॉडी के ऊपर कर रहा था। खैर, प्रिंस भी इसे कम करना चाहता था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। और वो जो मामा होता है वो अपनी बहन को कहता है कि देखो, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं इसका स्ट्रिक्ट ट्रेनर बन सकता हूँ और इसे आगे के लिए गाइड कर सकता हूँ। खैर, हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बैंगर लुक देता है और अगले दिन से इसकी ट्रेनिंग शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले इसे लात पड़ जाती है और ये ज़मीन पर गिर जाता है। और उसका मामा उसे कहता है कि देखो, आज से तुम्हारी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट है, अगर तुम इस चीज़ को नहीं सह सकते तो तुम अभी गिव अप कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रिंस की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और हंसने लग जाता है उसके ऊपर और कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि तुम अपनी चर्बी को कम भी कर पाओगे, आज से तुम्हारा जो हगना मुतना खाना पीना सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है कि ये क्या, ये तो मुझ पर राज करने जा रहा है। और ऊपर से वो उसे ये भी कह देता है कि हम तुम्हें अपनी फैमिली की महान तलवारबाजी भी सिखाएंगे अगर तुम मुझसे रिस्पेक्टफुली रहो। वो इसलिए गुस्सा हो जाता है कि उसकी फैमिली को सब कुछ उसने ही एज अ तलवार बनकर दिया था, आज वो उसे ही ज्ञान दे रहा है।
अब अपना हीरो अपनी एक बैंगर लुक देता है और कहता है कि अंकल मैं उसे आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मैंने आने वाले 6 महीनों में अपना पूरा जो चर्बी है वो कम कर लिया तो आपको मेरी उन बातों को मानना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं आपकी बातों को मानूंगा। तो ये कैसी लगी आपको डील? देखिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगा अगर मैं इस शर्त को जीत जाता हूँ। जहाँ पर जो उसका अंकल होता है वो कहते हैं कि बात तो ठीक है लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर पाओगे? जहाँ पे इन दोनों की डील ऐसे ही फिक्स हो जाती है। अब इसने जोश जोश में कमेंटमेंट तो कर दी थी लेकिन इसकी हवा टाइट हो जाती है जब उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त आता है। ये भाग भाग इतना ज़्यादा थक जाता है इसलिए ये चीटिंग करता है, यानी कि ये माना का इस्तेमाल करता है। जहाँ पर जैसे ये माना का इस्तेमाल करता है अपने भागने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो जो इसका अंकल होता है वो देख लेता है और इसके पास में आकर ज़ोर से चिल्लाता है कि तू ये क्या कर रहा है, तुझे पता है तूने आखिर किया क्या है। जहाँ पर ये लौंडा कूल बनते हुए दिखाता है कि उसने कैसे एक माना हर्ट को जनरेट किया। उसका अंकल पूछता है कि आखिर ये तूने लो लेवल टेक्निक कहाँ से इस्तेमाल की, लेकिन प्रिंस को सुनता नहीं है कि उसने लो लेवल कहा था। वो कह देता है कि ये मैंने खुद जनरेट की है। अंकल कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम जैसे हरकत कर रहे हो वो क्या थी, तुम एकदम निचले दर्जे की उस ताकत को इस्तेमाल करते हो जिसे हम हाथ भी नहीं लगाते। इस चीज़ को ये प्रिंस समझ में नहीं आ पाता कि आखिर ये क्या चीज़ के बारे में बोल रहा है। और उसका अंकल उसे बताता है कि वो लोग कोई और टेक्निक यूज़ करते हैं, ये तो एकदम निचले दर्जे की चीज़ है जिसे हम हाथ भी नहीं लगाते। जो मोटा होता है वो टेंशन में पड़ जाता है कि क्या ये दुनिया का अंत है, क्योंकि माना हट को लो लेवल टेक्निक कह रहे हैं। जहाँ पर जो उसका अंकल होता है वो उसे कहता है कि देखो हम रिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं ना कि इस लो लेवल टेक्निक को। जहाँ पर जो प्रिंस होता है वो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि आखिर इसमें बुरा ही क्या है, माना हट एक सबसे बेहतरीन कला है। जहाँ पर जो उसका अंकल है वो दिखाते हैं कि देखो हम ऐसे निचले दर्जे के नहीं करते, हम अपनी वाली टेक्निक को यूज़ करते हैं। और वो एक रिंग से माना निकाल कर दिखाता है जो कि उसकी उंगली में पहनी हुई थी और ये सारा उसका सारा माना बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इस चीज़ को देखकर जो प्रिंस होता है यानी कि हमारा स्वॉर्ड वो आंखें फटी की फटी रह जाती है कि एक छोटी सी रिंग के अंदर इतना सारा माना, और वो माना सीधा उसके मुंह पे फेंक के मारता है और उसके मुंह के पास जाकर वो माना फट जाता है क्रिस्टल्स के अंदर। इस चीज़ को देखकर वो हैरान हो जाता है और जो उसका अंकल होता है वो बताता है कि माना हर्ट से टेक्निक काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ रिंग में माना स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि जो हर्ट माना यूज़ करते थे वो तो काफ़ी साल पहले ही गायब हो गए थे, क्योंकि वो हर्ट माना यूज़ करते थे। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसमें लोगों की जान भी चली जाया करती थी। तो तुम्हें ये कहाँ से सीखने को मिल गई ये इतनी खतरनाक टेक्निक? और वैसे भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं बनता। जिसके बाद में अगले दिन हम देखते हैं कि हमारा जो प्रिंस होता है वो हिस्ट्री की जो किताबें होता है वो पढ़ने बैठ जाता है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर ये जो टेक्निक है ये हज़ारों साल पहले कैसे गायब हो गई थी। तो उसे पता लगता है कि हज़ारों साल पहले जो मेजिस थे वो अपनी सर्कल से एनर्जी लिया करते थे और जो स्वॉर्ड्समैन थे वो चेन से अपनी माना को लिया करते थे। जैसे कि एक चेन में एक और दो में दो, तीन में तीन, ट्रिपल में 4 और बाद में जो पेंटा होता है उसमें 5 चेन्स हुआ करती थी, यानी सबसे ज़्यादा माना कंजप्शन वहीं से हुआ करता था। और उससे ये पता लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा बिछड़ी हुई टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी स्वॉर्ड से ही रिलेट करती है। जिसके बाद में उसे एक नाम दिखता है जो कि हिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा फेमस नामों में से एक था, और जब उसे वो याद करने की कोशिश करता है ना तो उसे पता लगता है कि हज़ारों साल पहले एक आदमी तो आया था जब वो सोया हुआ था और उसको आवाज़ आती है कि तुम ही वो मशहूर तलवार हो, और ये वही आदमी है जिसका नाम इस बुक में शामिल है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और उसे ये पता लग जाता है कि जो हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस लोग हैं उसमें से ये उसका एक यूज़र था, और वो जानने को बेताब था कि आखिर उसके बाद में उस लड़के का क्या हुआ था जो उसे चलाने आया था। खैर हम देखते हैं कि अगला दिन होता है जहाँ पर मोटा प्रिंस कसरत करते हुए दिखाई देता है अखाड़े के अंदर। तभी पीछे से उसके अंकल की आवाज़ आती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने वो हिस्ट्री बुक पढ़ ली जो मैंने तुम्हें दी थी? देखा मैंने कहा था ना, तुम इस चीज़ को जानने के बाद में पता लग जाएगा कि एक माना हट कितनी बेकार चीज़ है। लेकिन प्रिंस उसे कहता है कि ये दुनिया का अंत है अगर आप माना हट को एक बेकार चीज़ कह रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बेकार चीज़ है, उल्टा मैं समझता हूँ ये सबसे बेस्ट है। वहाँ पर जो उसका अंकल होता है हाफते हुए कहता है कि तुम अपने ईगो में इतना गिर चुके हो कि तुम्हें पता नहीं लग रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। इतनी बकवास चीज़ को तुम इतना बेहतरीन कैसे बता सकते हो? उतने में हमारा प्रिंस उसे अपनी माना हार्ट की पावर दिखाता है और कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर हार्ट एक जैसा हो, यानी कि हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता और ना ही उसके माना कंजप्शन की पावर एक जैसी होती है।
उसका अंकल उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लौंडे देखे हैं जो खुद को हीरो मानते हैं और उन्हें लगता है कि वो 1000 साल पुराने हीरोज है। तुम्हें पता है उनके साथ में क्या हुआ था जो माना हर्ट की पावर यूज करते थे? जब रिंग वर्सेस माना हर्ट की पावर के बीच में लड़ाई हुई थी तो वो 2 रिंग के सामने भी नहीं टिक पाए थे माना हर्ट वाले। और तुम्हें लगता है कि ये माना हर्ट इतना अच्छा है तो एक काम करो, चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। जहाँ पर प्रिंस भी स्माइल करता है। उसका अंकल कहता है कि एक काम करो, मुझे डबल चेन वाले स्वॉर्ड से लड़के दिखाओ, मतलब कि जिसके पास में डबल चेन की पावर हो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उससे वो उसे लड़ने को कहता है और कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा और तुम्हारा गार्डियन भी नहीं बनूंगा। लेकिन प्रिंस उसे कहता है कि ये बेहतरीन नहीं होगा कि अगर मेरा अंकल ही मेरा गार्डियन बने, यानी कि जो मार्गदर्शन करता है। लेकिन वो साथ में ये भी कह देता है मुझे पर किसी गार्डियन की जरूरत भी नहीं है। उतनी देर में हम देखते हैं कि सन्नाटा छा जाता है और इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होने वाली होती है, जहां पर उसका अंकल बहुत खतरनाक माना रिलीज करता है अपनी डबल रिंग से। अब यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है क्योंकि जो उसका अंकल होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में अपना माना रिलीज करने लग जाता है और कहता है कि मैं वो आदमी हूँ जो कि नॉर्थर्न आर्मी का कमांडर है और साथ में वो आदमी हूँ जो कि 5 महारथियों में से एक है। और वो इतना ज़्यादा माना रिलीज करता है कि वहाँ की चीज़ें टूटने लग जाती है और वो अपना परिचय देता है और कहता है कि मेरा नाम है वेलोरहेड। क्या इतना नाम ही काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा एक गार्डियन बनने के लिए? दरअसल जब प्रिंस उसे कहता है कि क्या तुम मेरे गार्डियन बनने के लायक भी हो, तो वो इस चीज़ से इतना ट्रिगर हो जाता है कि अपना परिचय देने पर मजबूर हो जाता है ऑरा फार्मिंग करते हुए। लेकिन प्रिंस को भी इतना ऑरा देखकर अचंभित हो जाता है, लाइक वो समझ में नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है कि जो उसका अंकल है वो भी किसी से कम नहीं है। उतनी देर में सभी लोग तलवार निकाल लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो प्रिंस पर हमला कर सकता है, इसलिए वो उसे कह देते हैं कि अपने कदम पीछे रखो वेलोरहेड, तुम प्रिंस के आगे नहीं जा सकते। खैर वहाँ पर वो स्माइल मारता है और बस इतना शो कराना चाहता था कि वो किसी से कम नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो उसे हल्के में बिल्कुल भी ना ले। इस बच्चे के सामने वो इतनी पावर सी दिखाना चाहता था। 1 घंटे बाद में ही प्रिंस की हवा टाइट हो जाती है और वो जमीन के बल गिर जाता है क्योंकि उसके ट्रेनर ने इतनी ज़्यादा कठोर ट्रेनिंग जो करवा दी थी। जिसके बाद में वो घर पहुंचता है और काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी हालत में रहता है। वो सोचता है कि वो आखिर कमरे तक जाएगा तो जाएगा कैसे, जहाँ पर उसके जो ट्रेनर यानी कि अंकल था वो उसे ये भी कहता है कि तुम डबल चेन के सामने क्या ही टिक पाओगे, तुम तो सिंगल चेन के सामने भी नहीं टिक सकते हो। और वो उसकी फिजिक का मजाक उड़ाता है, इतना ज़्यादा वो मोटा चर्बी रहता है इस कारण से। जिसके बाद में जो मोटा होता है यानी कि हमारा प्रिंस, वो दरवाजे की तरफ जा रहा होता है रेस्ट करने के लिए और उसके 2 बॉडी गार्ड्स भी पीछे पीछे आते हैं। यहाँ पे वो सोच रहा था कि वो कैसे जीतेगा, लेकिन तभी वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि एक मैजिशियन उसका इंतजार कर रहा था और आते ही उसका वेलकम करता है। जब हमारा स्वॉर्ड यानी कि प्रिंस उसे पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, तो मैजिशियन उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसके इलाज के लिए आया है। उसकी माँ ने उसे भेजा है ताकि वो प्रिंस का इलाज कर सके मेंटली और जितनी भी थकावट है वो शरीर से दूर कर सके। जहाँ पर प्रिंस उसकी शक्ल देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसे वो वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, और लात मार के उसे वहाँ से भगा देता है और कहता है कि दोबारा से यहाँ पर मत आ जाना। और कहता है कि तुम्हारे कारण से मेरे सारा दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी तुम्हारे यहाँ ये मैजिक इस्तेमाल करने से। पीछे खड़ा ये नाइट सब कुछ सुन रहा था, वो कंफ्यूज था कि आखिर इससे मेहनत कैसे बर्बाद होगी भाई। हमारा फर्स्ट प्रिंस खाना खा रहा था लेकिन तभी एंट्री होती है थर्ड प्रिंस की यानी कि उसके छोटे भाई की। वो आकर कहता है कि अरे मेरे बड़े भाई तुम यहाँ पर हो, और उसका एटीट्यूड देखकर ये लगता है कि वो बिल्कुल भी हमारे फर्स्ट प्रिंस को पसंद नहीं करता है। इसलिए जो फर्स्ट प्रिंस है वो उसे डायरेक्ट पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये उसका छोटा भाई है। इसलिए जो गार्ड था वो खुद उसे आकर बताता है कि ये थर्ड प्रिंस है और ये आपका छोटा भाई भी है और ये काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है और साथ में आपको पसंद भी नहीं करता। तो थर्ड प्रिंस होता वो सीधा मुद्दे पर आता है और वो कहता है कि मुझे सुनने में आया कि आपने हमारे अंकल से शर्त लगा ली है और आप साथ ही में एक डबल चेन वाले से लड़ने भी वाले हो। यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस कहता है कि हाँ तो तुम्हें क्या है, तुम्हारा काम यहाँ पर क्या, तुम सीधा मुद्दे पर क्यों नहीं आते हो। इतनी अकड़ देकर वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे सीधा मुद्दे पर बात पे आ जाता है। वो कहता है कि देखो भाई, मुझे पता है कि आपने डबल चेन नाइट से फाइट करने का एक निर्णय लिया है, तो मैं आपका निर्णय की रिस्पेक्ट करते हुए आपसे एक चीज की अनुमति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्यों ना आप मुझसे ही फाइट कर ले। देखिए मैं भी एक डबल चेन हूँ। और ऐसे एक काफी ज्यादा खतरनाक स्माइल मारता है जिससे कि वो हमारे प्रिंस की मेंटालिटी को पोसेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि देखिए अगर आप मुझसे हारोगे ना तो आपको क्या किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे ही तो भाई हो। अगर आप मुझसे हार भी जाते हो तो किसी को क्या ही प्रॉब्लम होगी, अगर आप बाहर वाले से हारोगे तो आपकी बेइज्जती भी होगी और बदनामी भी होगी। इस चीज से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए हमारा जो फर्स्ट प्रिंस है वो टेबल पर जोर से मुक्का मारता है और सोचता है कि जो उसका यूजर था यानी कि जो इस महल का राजा था वो उसके औलाद सभी की सभी ऐसी थी कि कोई मोटा है, कोई इगोइस्ट है।
तभी पीछे से उसका जो गार्ड होता है वो उसे आकर आके सभी चीज़ों के बारे में बताने लग जाता है कि जो थर्ड प्रिंस है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उनसे भी ज़्यादा, और सभी यहाँ पर उसे मिनी टैलेंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर उसने कम उम्र में ही स्वार्ड्समानिया की तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी और 14 साल की उम्र में उसने 2 रिंग्स को काबू करना सीख लिया था माना के साथ में। इसलिए वो उसे कोई एरा गैरा नथु गैरा समझ कर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और ऐसे भी उससे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि मोटा एक भी रिंग को काबू नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि वो माना हर्ट का इस्तेमाल कर सकता है अब स्वॉर्ड में बदलने के बाद में। तो गार्ड उसे सारी की सारी चेतावनी और उसे और बाकी की चीजें इन्फॉर्मेशन दे देता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां पर उनकी मेड आ जाती है जो कि बहुत सारी लेटर्स लेकर आई होती है और चिल्लाकर कहती है कि सर ये देखिए, ये सभी लेटर्स उनकी तरफ है जो कि आपसे कॉम्पिटिट करना चाहते हैं, यानी कि उनके ओपोनेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है सभी को कि वो किसी से फाइट करना चाहते हैं। अब इतना सारा भंडार देखकर हमारा प्रिंस भी काफी हैरान हो जाता है कि इतने ज्यादा लोग उसमें क्यों इंटरेस्टेड है, और जैसे ही वो लेटर्स पढ़ता है तो उसकी गुस्से से आंखें लाल हो जाती है क्योंकि हर लेटर में सिर्फ उनका ही फायदा है। हर कोई बस उसे एक आसान टारगेट समझकर उस पर हमला करना चाहता है। सबको लगता है कि उसे हराना बहुत आसान है और ये चीज़ प्रिंस को पता लग जाती है और वो इतना गुस्से में आ जाता है कि सभी को लगता है कि वो मोटा है और एक कमअकल आदमी था जो कि उसकी पुरानी बॉडी में एक आत्मा थी, तो वो सभी उसे आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तो वो गुस्से में सभी लेटर्स को फाड़ देता है और कहता है कि एक काम करो, जिन जिन लोगों ने ये लेटर सेंड किया सभी को एक लेटर लिखो और कहो कि आ जाओ। अब नेक्स्ट दिन आता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक लकड़ी की तलवार नीचे गिरती है, दरअसल ये उसका अंकल फेंकता है और मोटा उसे देख रहा होता है घूर कर। अंकल कहता है कि आज मैं तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप के बेसिक सिखाने वाला हूँ, कहीं तुम हारने के बाद ये ना कहो कि मेरे अंकल ने मुझे बेसिक भी नहीं सिखाए हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो इस तरह के टोन में बात करता है जैसे कि उसे मोटे से कोई उम्मीद भी ना हो। इस चीज़ को मोटा अनुभव कर लेता है कि हमारे अंकल को मुझसे कोई भी उम्मीद नहीं है, और जैसे वो तलवार उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे वो नीचे झुकता है तो उसका सारा शरीर दुखने लग जाता है और बहुत जोर से दर्द करने लग जाता है। दरअसल ये जब 2-3 दिन की ट्रेनिंग से दर्द उठ रहा था वही था, और उसने ऊपर से हीलिंग मैजिक भी यूज नहीं किया था। इस चीज को उसका अंकल देख लेता और आके पूछते कि क्या तुमने वो हीलिंग मैजिक इस्तेमाल नहीं किया था जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कमरे में भेजा था। लेकिन वोटा मना कर देता और कहता है कि हीलिंग मैजिक सिर्फ दर्द को हटा सकता है और मसल्स को ग्रो नहीं करता, वो उन्हें रोक देता है। तो जो उसका अंकल होता है वो भी इस चीज से सहमति दिखाता और कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और अंकल पता नहीं ऐसे मन में सोच रहे कि इसके दिमाग में ये बातें कैसे आने लग गई है, और रूडली कहता है कि मैं तुम्हें आज ये सब लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बेसिक सिखाने वाले आया हूँ। तो चलो उसी पे ध्यान देते हैं, और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है जहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें तो एक बार ही दिखाऊंगा ये तलवारबाजी जो कि बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप है और जिसे ट्रेनिंग का हिस्सा कहा जाता है, तो इसे एक बार ढंग से देखना। और जैसे ही वो तलवार घुमाता है जो उसकी तलवार की धार है वो बहुत ज़्यादा जानी पहचानी दिखाई देती है, क्योंकि ये एक ड्रैगन स्लेयर टेक्निक है जो कि एक बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल टेक्निक है जो कि उसका अंकल उसे दिखाता है, और जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब भी होती है क्योंकि उसका एक एक मूव हवा को चीरते हुए जा रहा था, जहाँ पर वो इस लास्ट मूव के साथ में इस तलवारबाजी को ख़त्म करता है। मोटा भी इसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो इस महान तलवारबाजी को एक बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा बता रहा है और सभी को सिखा रहा है। वो हैरान होकर पूछता है कि अभी आपने ये क्या दिखाया कि आपको पता है, जहाँ पर जो उसका अंकल होता है काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाने आया था, तो ये बेसिक तलवारबाजी है। चलो अब एक काम करो, तुम मुझे लकड़ी की तलवार से करके दिखाओ। वैसे मैंने कुछ खास नहीं करके दिखाया, मेरे पास अगर और अच्छी तलवार होती तो मैं तुम्हें और अच्छे से करके दिखाता। इस तलवार में वो बात नहीं है जो कि दूसरी तलवारों में होती है जो कि हम स्पेशली बनवाते हैं। उसका अंकल हैरान हो जाता है कि वो टेक्निक दिखाने की जगह पर जोर जोर से हंसने लग जाता है, और इसका कारण ये होता है कि जिस टेक्निक से उसने व्हाइट ड्रैगन को हराया था उस टेक्निक को ये लोग एक नॉर्मल सी ट्रेनिंग टेक्निक समझकर लोगों को सिखा रहे हैं और उनसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। खैर इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जिस तलवार से ये ड्रैगन स्लेयर की टेक्निक एक्टिवेट होती है वो तलवार तो सिर्फ वही थी, और दूसरी तलवारों में इतना दम नहीं कि वो एक ड्रैगन को हरा सके इस टेक्निक के कारण से। शायद इस कारण से इन्होंने इसे एक ट्रेनिंग टेक्निक समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद में मोटे को अंकल कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई है तो तुम अपनी मम्मी को कहकर मुझे चेंज करवा सकते हो, पर अभी के लिए यही सीखो। लेकिन मोटा उसे मना कर देता और कहता है कि मैं किसी को चेंज नहीं करवाने वाला और मैं इसी टेक्निक से उसे हराने वाला हूँ, और कहता है कि आपको बाकी जो करना है आप कर सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद में जो
मोटा होता है अपनी टेक्निक को स्टार्ट कर देता है, यानी कि वही ड्रैगन स्लेयर टेक्निक जिसे वो एज अ ट्रेनिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं। मोटे का शरीर उसका काम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, लेकिन वो टेक्निक को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, पर उसका जो शरीर था वो पहले ही थक जा रहा था, उसका साथ वो बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। मोटा ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी थी कि शायद से ये इस चीज़ को इसलिए ऐसा ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि इस टेक्निक के लिए माना हट की रिक्वायरमेंट होती है अब, लेकिन इन लोगों ने तो माना हट को अपनाया ही नहीं है, ये तो रिंग का इस्तेमाल करते हैं शायद इस कारण से। उतनी देर में हम देखते हैं कि उसकी लकड़ी की तलवार को वहाँ पर जो होता है उसका अंकल रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी टेक्निक में अभी बहुत कमियां हैं, तुम्हारा शरीर इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ी सी चीटिंग करके उसे ठीक करो, क्योंकि तुम्हारा जो पोस्चर है, जो तुम्हारे एंगल से वो ठीक नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हारा पेट इसे अंदर करो और तुम्हारा जो पैर है उसे घुटने से पीछे करो, तब जाकर तुम्हारी एक अच्छी फॉर्म आएगी। लेकिन जैसे ही वो इसे टच करता है उसका शरीर इतना दर्द करता है कि वो नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है, लेकिन वो इस चीज़ को भी एडमिट करता है कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, तो उसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें वो अपना माना हट भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए वो वापस से खड़ा होता है और वापस से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे उस चीज़ को जीतना है। और हम देखते हैं कि ऐसे ही करते 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता और ऐसे ही समय बीतता जाता है। वो अपनी कठोर ट्रेनिंग में लगा रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और ऐसे ही करते करते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है जहां पर वो तलवारबाजी, रनिंग और अपने माना की जो क्षमता है उसे भी बढ़ा लेता है, जिससे कि उसे बाकी चीज़ों से कोई तंगी ना हो जो कि उसका एक रुकावट बन रही थी। ऐसे करते जब उसे 1 मंथ हो जाता है तो उसकी काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक हो जाती है जो कि उसे सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि जब वो एक टाइम ट्रेनिंग कर रहा था तो उसकी सारी चीज़ें अनलॉक हो जाती है और जितना भी उसकी जो रुकावट बन रही थी वो धीरे धीरे करके हट जाती है, जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा मस्त हो गया था कि वो भूल ही गया था कि उसके पास में कोई सिस्टम भी है और जिसके कारण से उसके सभी रुकावट बन रही थी। सिस्टम उसे साफ साफ कह देता है कि अब तुम्हारे अंदर जो इफेक्ट लगे थे, जो कि तुम्हारी माना हट पावर, शरीर की स्ट्रेंथ सबको कम कर रहा था, उसे हटा दिया गया है, जिससे कि उसकी तलवार की धार और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसकी टेक्निक करने का इस्तेमाल और भी ज़्यादा सख्त हो जाता है और वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी फॉर्म को इस्तेमाल कर पाता है। यहाँ पर वो ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा घुस जाता है कि अपने जो अंकल की आवाज़ आ रही थी पीछे रुकने की उसे भी नहीं सुन पाता। वो ऐसा मूव कर रहा था जैसे कि वो हवा के साथ में उड़ रहा था, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग प्रैक्टिस थी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो धीरे धीरे करके अपने पुरानी फॉर्म में वापस आ रहा था और इतना ज़्यादा मगन हो जाता है कि वो ध्यान ही नहीं देता कि उसका अंकल उसे रोकने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी उसका अंकल उसकी तलवार को बीच में से काट देता है और कहता है कि तुम अपनी टेक्निक में इतना ज़्यादा मस्त हो गए थे कि तुम्हें मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही मस्त हो गए थे, ज़रा अपने हाथों की तरफ देखो कैसे ख़राब हो चुके हैं, कैसे खून बह रहा है और नीचे सारा का सारा खून बारिश के साथ में गीला हो रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि बारिश कब आ गई थी और वो उसका अंकल कहता है कि ज़रा सामने देखो तुम्हें खुद पता लग जाएगा। जैसे वो सामने देखता है तो वह हैरान हो जाता है कि इतनी तेज़ बारिश में भी उसने अपनी बेसिक टेक्निक से उस लकड़ी के तंबू के आगे आग लगा दी थी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अंकल उसका गला पकड़ लेता है कि तूने आखिर ये क्या किया, तुझे पता भी है तू क्या कर रहा था? अगर ये असली तलवार होती तो तू रुकता ना, तो हम सबको यहीं पर काट डालता। जहां पर जो मोटा होता बहुत बैडएस लुक देता है कि जैसे उसने सच में झंडे गाड़ दिए हो। लेकिन सच में ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर उसका अंकल डर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात है। और इसी के साथ वो अपने हाथों की तरफ भी देखता है कि कैसे उसके हाथ पूरे ख़राब हो चुके हैं, लेकिन फिर उसका ध्यान फिर से सिस्टम की तरफ जाता है कि जिसका सिस्टम वह कहता है कि तुम्हारे ऊपर से सारे लिमिटेशंस हटा दिए गए हैं और तुम्हें थोड़े बहुत बोनस दिए गए हैं क्योंकि तुमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है। इसी के साथ में वो धीरे धीरे करके अपना होश खो बैठता है क्योंकि उसका शरीर इस चीज़ को काबू नहीं कर पाता। लेकिन बेहोश होने से पहले वो हंसता है और मुस्कुराता है और मन ही मन खुश होता है कि फाइनली उसने 1 मंथ की ट्रेनिंग का ये फल मिल ही गया। और इसके बाद में वो अपना होश खो बैठता है और ऐसे ही वहाँ में बारिश के अंदर ही बेहोश होने लग जाता है। लेकिन जो उसका अंकल होता है वो उसे पकड़ लेता है और पीछे से उसका जो गार्ड होता है वो भी उसे संभालने के लिए आ रहा होता है। अंकल मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ये खुद को इतना क्यों ज़्यादा झोंक रहा है, पहले तो ये लड़का ऐसा नहीं था, आखिर इसे अब क्या ऐसा हो गया कि ये इतना ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। बेहोश होने के बाद में उसे कुछ भी याद नहीं रहता और सीधी उसकी आंखें खुलती है उसके बेडरूम में, जहाँ पर वो इस चीज़ को नोटिस करता है और काफ़ी देर तक ऐसे पड़ा रहता
रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने माइंडसेट पे काबू पाता है तो वो इस चीज़ को नोटिस करता है कि वो खुद के बॉडी और माइंड पर काबू नहीं कर सकता। अगर वो खुद की बॉडी को इतनी ज़्यादा लिमिट पर पुश करेगा, उसकी बॉडी और माइंड इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर सकती। खैर वो अलग बात है कि इसने पता नहीं कितने सारे लोगों को आगे बढ़ाया है, यहाँ तक कि एक राजा को भी तो पावर दी है कि वो खुद के किंगडम को बना सके। इतनी ज़्यादा बॉडी और मेंटली इन्हांस करने के बाद में भी और ड्रैगन को मारने की ताकत देने के बाद में भी जो उसकी खुद की बॉडी है वो इतनी छोटी सी चीज़ को भी टॉलरेट नहीं कर सकती। अब इस चीज को याद करते हुए वो अपनी पुरानी तलवार फॉर्म को याद करता है और कहता है कि मेरी जो तलवार फॉर्म थी कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन ये बॉडी तो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्योंकि वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसके हाथ बिल्कुल ही बेकार हो चुके थे एक साधारण सी तलवार को चलाकर। क्योंकि जब वो तलवार चला रहा था तो वो इतना ज्यादा मगन हो गया था कि उसे पता ही नहीं लग रहा था कि वो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करने लग गया है। खैर अब वो यहाँ पर अपनी मुट्ठी भींचता है और ये तय करता है कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि अभी तक उसके जो मसल्स थे वो और भी ज्यादा ग्रो हो गए थे और जो उसकी बॉडी है इस चीज में और ज्यादा उसका साथ दे रही थी। इसलिए वो अपनी जो माना कैपेसिटी है उसे बढ़ाने के लिए एक जगह पर शांत होकर बैठ जाता है और अपने जो माना हट का माना कैपेसिटी है उसे बढ़ाने के लिए ध्यान लगाने लग जाता है और सोचते हैं कि इसके बाद में शायद से जो उसकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाएगी। और ऐसे करते करते वो अपनी माना कैपेसिटी को बढ़ाने लग जाता है, जहाँ पर नोटिफिकेशन भी आती है कि आपने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है तो इस कारण से आपको अब जो माना है कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है, यानी कि जो उसकी लिमिट थी वो थोड़ी सी और बढ़ चुकी है और उसका जो माना था वो और भी ज्यादा स्टेबल हो चुका है। जहाँ पे उसके काफी ज्यादा नोटिफिकेशंस आती है और उसके माना हट में जो माना थी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होती रहती है। देखो ये जो रिंग वाली होती है ना, ये माना हट से बिल्कुल ही अलग होती है। रिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, रिंग बस रिंग्स होती है, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग। पर जो माना हट होती है उसमें आप जितना मर्जी माना भर सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब होता यह है कि उसकी जो माना हर्ट कैपेसिटी है उसके कारण से जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है और ये साफ साफ सिस्टम उसे बता देता है, जिससे कि उसे और भी ज्यादा पावर मिलती है, यानी कि उससे दुगनी जो कि उसने एक मंथ में कमाई थी अपनी स्ट्रेंथ से। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि सिस्टम अब उसका धीरे धीरे करके साथ दे रहा है और इसी कारण से जो उसका माना हर्ट कैपेसिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी साधारण सी तलवार की तरफ देखता है और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और अब जो फ्लो बैठता है ना तलवार का इतना ज्यादा क्रेजी होता है कि उसका जो पूरी बॉडी है उस तलवार के साथ में साथ दे रही थी। हाँ पूरा तो नहीं लेकिन पिछले मंथ से तो बहुत ज्यादा। और तलवार की तरफ वो देखकर एक स्माइल मारता और कहता है कि अब तो मैं उसे हरा ही दूंगा। अब अगले दिन वो जब ट्रेनिंग कर रहा था तो उसका अंकल उसके पास में आता है और कहता है कि आप ध्यान से रहना, आज कुछ लोग बाहर से आने वाले हैं तुम्हारे इस मैच में। जहाँ पर वो कहते हैं कि बाहर से लोग क्यों आने वाले हैं, तो वो कहता है कि जो तुमने बैट लगाई थी उसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, इसलिए वो देखने आ रहे हैं। जहाँ पर वो ये भी कहता है कि ये बढ़िया नहीं रहेगा कि वो लोग यहाँ पर आने वाले तो तुम उनमें से अपने ओपोनेंट को चुन लो, यानी कि जिससे वो डुअल करने वाला है। तो वो कहता है कि नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से किसी को ढूंढ रखा है जिसके साथ मैं ओपोनेंट बनने वाला हूँ, जिसके साथ में मैं डुअल करूंगा और वो फिक्स हो चुका है और सिर्फ मैं उसी के साथ में डुअल करने वाला हूँ और वो कोई नहीं बल्कि उसका भाई ही होता है। जहाँ पर वो ये भी कहता है कि देखिए यहाँ पर डुअल से तो मैं जीत नहीं सकता, तो सबसे पहले मुझे सिंगल रिंग के साथ में फाइट करनी चाहिए ताकि मैं उसे हरा सकूं और उसके बाद में मैं डुअल से फाइट करूंगा, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा वो अंकल को कहता है। और तभी वहां पर वो अपने सेवक यानी कि अपने नाइट को बुलाता है और कहता है कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था क्या वो हो चुका है। उसका नाइट रिप्लाई देता है कि जी सर मैंने वो सभी काम कर दिया है और वो लिस्ट भी बना ली है जो कि आपने मुझे बनाने को कही थी। जिसके बाद में वो लिस्ट जाकर उसे थमा देता है और कहता है कि लीजिए सर। और वो ये भी कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि क्या आपको इनसे फाइट करनी चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं ये वही लोग हैं जो कि आपसे बहुत किलसते हैं, यानी कि वो आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं और वो आपसे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली होकर फाइट करना चाहते हैं और इसलिए वो करना चाहते हैं ताकि उनका नाम रोशन हो सके किंगडम में, बस इसलिए वो आपसे फाइट करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी ये होगा कि जो आपसे प्यार से फाइट करेगा। जहां पर मोटा हंसता है और कहता है कि मुझे यही तो चाहिए। इस चीज का एटीट्यूड देखकर ये कहता है कि अरे इस मोटे को क्या हो गया, आजकल ये बहुत ज्यादा बदलने लग गया है। ऐसा मन ही मन उसका अंकल सोचने लग जाता है उसकी तरफ एक बैडस लुक मारते हुए। और साथ में मोटा अपने अंकल को ये भी कह देता है कि जब हमारा डुअल होगा तो आप ही हमारे जो रेफरी होंगे वो बनेंगे ताकि मैच बराबरी का हो सके। जिसके बाद में हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और घबराया हुआ लड़का हम देखते हैं कि महल के सामने आता है। ये उसका पहली बार होता
होता है कि इतने बड़े महल में आना, और क्योंकि इससे पहले वो कभी नहीं आया था क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उसका फर्स्ट टाइम था इतने बड़े महल में आने का। और वो काफी ज्यादा हैरान के साथ में काफी चिड़चिड़ा होता है और सोचता है कि ये वही मोटे प्रिंस का है जहां पर मेरे फादर और मुझे बहुत ज्यादा बदनाम किया गया था, और आज मैं फाइनली अपना बदला लेने के लिए वापस इस महल में आ चुका हूँ। आज मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। और इतने ज्यादा गुस्से में उसका कारण भी होता है क्योंकि कुछ वक्त पहले जब हमारा स्वॉर्ड नहीं बल्कि दरअसल असली मोटा था, तब उसने उसके और उसके बाप का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था भरी महफिल में, क्योंकि वो एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसकी छोटी फैमिली कहकर उसने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था। उसके पापा वहां पर कुछ नहीं कर पा रहे थे और वो बस खड़ा खड़ा सुनता रह रहा था, क्योंकि वो एक रिच फैमिली का प्रिंस है और वो एक पुअर फैमिली का नोबल था। इस कारण से वो बस खड़ा खड़ा सुनता रहा था। और आज वो यहाँ पर आ चुका है अपना बदला वापस लेने के लिए, और यहाँ पर उसकी आंखों में बस गुस्सा था कि वो आज प्रिंस को कैसे ना कस के धूल चटाएगा और उसे उसकी औकात दिखाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट होने से पहले वो सीधा मिलते हैं ग्राउंड में जहाँ पर मैच होने वाला है, ना कि किसी महल में, और सीधा उनके हाथों में तलवार होती है, जहाँ पर जो उनका अंकल होता है वो एज अ रेफरी होता है, और जो वो आदमी होता है वो पूरे गुस्से से भरा रहता है। हाथ में तलवार होती है लेकिन आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो बस उसे खत्म करने के लिए आया होता है, लेकिन तभी वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये सच में एक बच्चा है कि एक नाइट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके हाथ में कोई तलवार सूट भी करती है। मुझे लगता है कि हमें अपना ओपोनेंट चेंज कर देना चाहिए। लेकिन उसका नाइट भी कहता है कि नहीं सर, हमारी लिस्ट में सबसे पहला यही आता है। अब यहाँ पर जो फाइट करने आया था वो उसे लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जो कि सही में है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसके हाथ में किसी बच्चे ने तलवार पकड़ा दी हो, ऐसा एज अ प्रिंस कह रहा था। और उस चीज को वो सुन लेता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आज इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी वहां पर जो उसका अंकल होता है वो आ जाता है और वो कहता है कि देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन अब उसकी मेमोरी जा चुकी है और वो यहाँ पर डुअल करने आया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना अच्छे से बिहेव करो। जहाँ पर वो देखते ही कहता है कि अरे लियोन सर, आप, इसे पता लगता है कि वो कितना ज्यादा फेमस है और वो उसके सामने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाता है और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है जैसे कि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। मोटा कहता है कि यहाँ पर लगता है प्रिंस मैं नहीं, ये मेरे अंकल है और रिस्पेक्ट उन्हें दी जा रही है ना कि मुझे। वो आदमी लिटरली उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन अंकल उसका जवाब देता है और कहते हैं कि जो तुमने पुराने कांड किए हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम किसी की रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, तो इसलिए जाकर चुपचाप से अपना डुअल स्टार्ट करो। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंस भी उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है, जिसके बाद में फाइनली डुअल स्टार्ट होता है और स्टार्ट करने वाला उनका अंकल ही होता है। दोनों की आंखों में डुअल स्टार्ट होने के मैच की आग लग रही थी। हम देखते हैं कि जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो सिंगल रिंग वाला नाइट होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो अपना इंट्रोडक्शन भी देता है कि वो एक नॉर्मल फैमिली का एक नाइट है, और इसी के साथ में वो अपना हमला स्टार्ट करता है। और हम देखते हैं कि वो अपने पहले हमले में अपनी काफी ज्यादा पावर इस्तेमाल करता था सिंगल चेन की, क्योंकि उसे लगता है कि मोटे को हराना बहुत ही आसान है। लेकिन मोटा स्माइल मारता है और अपने माना हट की पावर को इस्तेमाल करता है और उसके वार को बहुत ही आसानी के साथ में ब्लॉक कर देता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसके साथ में इतनी ज्यादा पुरानी पावर कैसे आ सकती है, क्योंकि माना हट एक विलुप्त प्राप्त है। माना फ्लो को इतना ज्यादा तगड़ा फ्लो बैठता है कि वो उसे कह देता है कि तुम्हारा वार बहुत ज्यादा खाली था। उसी वक्त हम देखते हैं कि उसकी तलवार में से आवाज आती है, जो कि सब लोग नोटिस कर लेते हैं। यह आवाज आती है एक महान ड्रैगन की, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये ड्रैगन की आवाज आखिर तलवार में से कैसे आ सकती है। यहाँ तक कि जो उसका अंकल होता है वो भी शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तलवार जिंदा कैसे हो सकती है, ये आवाज कैसे आखिर आ सकती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि जो उसका ओपोनेंट होता है वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो सीधा रिंग की शक्तियां इस्तेमाल करने लग जाता है उसके ऊपर बिना कोई चेतावनी दिए। जहां पर प्रिंस एकदम घबरा जाता है कि आखिर इसने बिना चेतावनी दिए कैसे वार कर दिया। हम देखते हैं कि वो वार तो करता है, लेकिन वो बड़े ही आसानी के साथ में उसे डॉज भी कर लेता है। हम देखते हैं कि दोनों के जो फाइट थी वो काफी अच्छी चल रही थी। जो रिंग वाला था वो कुछ खास तो नहीं उखाड़ पा रहा था, लेकिन फिर भी एज ए कॉम्पिटिटर वो काफी अच्छा उसे टक्कर दे रहा था एज अ रिंग वाला होने के कारण से। हम देखते हैं कि अब दोनों आमने सामने हो जाते हैं। जो कि मोटा होता है काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि ये लोग कह रहे थे कि जो माना हट टेक्निक है वो बहुत ज्यादा यूजलेस है, लेकिन मैं इन सबको गलत प्रूफ करूंगा, क्योंकि उनके इतना अंदर दम ही नहीं था कि वो इस टेक्निक को यूज कर सके। प्रिंस को पता लग जाता है कि उसका माना कभी भी बैक फ्लो कर सकता है। सामने वाला ओपोनेंट और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि वो कितना ज्यादा उसकी बेइज्जती कर रहा है। हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें शांत होने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई के मैदान में शांत दिमाग से ही लड़ा जाता है। हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो एकदम शांत हो जाता है और कुछ मन ही मन सोचने लग जाता है। वो उस चीज को फील करने लग जाता है जो कि उसके स्वॉर्ड रूम में छुपी हुई थी। जी हाँ, ये थी उसकी मेमोरीज, जो कि लास्ट टाइम उसने जब ड्रैगन से फाइट की थी वो उस
मेमोरीज में रह गए थे, क्योंकि जब लास्ट टाइम कुछ भी फाइट या कुछ होता है तो हमेशा वो चीज हमारे दिमाग में रह जाती है। और यही सेम चीज उसके साथ में है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने ड्रैगन के साथ में फाइट किए थे, जो कि सच में काफी ज्यादा अमेजिंग पावर्स के साथ में था। और होना क्या था, जिसके बाद में वो कैसे न तैसे करके उस चीज को प्रोसेस कर लेता है, यानी कि वो ड्रैगन स्लेयर हार्ट का माना वो कंज्यूम कर लेता है और उसकी ताकत अपने अंदर समा लेता है। जिससे होता यह है कि उसके अंदर डार्क रेड ऑरा, जो कि ड्रैगन का होता है, जितनी भी उसकी आत्मा तड़पी थी उन सब का सोर्स उसके अंदर आ जाता है एज अ तलवार के थ्रू में। पहले पहले तो जो सिस्टम होता है वो उसे सक्सेसफुली दिखाता है कि आपने सक्सेसफुली उसे एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन कुछ ही देर बाद में वो गायब हो जाता है ग्लिच के जैसे। और इसका कारण होता है उसकी रेड रेड आंखें, आप देखकर समझ जाओगे, क्योंकि जो उसका प्रेजेंस ऑरा होता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो उसका कोर था वो ब्लू से रेड हो जाता है और सिस्टम उसे साफ साफ कह देता है कि जो ड्रैगन की आत्मा है वो स्वॉर्ड के थ्रू में प्रिंस के अंदर मर्ज हो चुकी है। और इसका मतलब अब जो वो हाफ ड्रैगन हाफ प्रिंस बन चुका है और इससे जो उसका प्रेजेंस होता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है और बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। यहाँ ऐसा फील हो रहा था जैसे कि बहुत बड़ा ड्रैगन उसके सामने खड़ा था, जिसके कारण से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वो एकदम स्टन हो जाता है, डर जाता है। अंकल ने ये चीज देख ली थी, वो चिल्लाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है उसे बचाने के लिए, क्योंकि जो प्रिंस होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे एक मारने के अटेंशन से आगे बढ़ता है और इतनी ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ता है कि वो भूल जाता है कि उसने अंकल से क्या कहा था। दरअसल अंकल से उसने कहा था कि अगर ऐसा कभी भी आए कि मैं सामने वाले को मारने वाला हूं तो प्लीज मुझे वहीं पर रोक देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इस चीज को वो भूल जाता है, लेकिन अंकल को ये चीज बहुत अच्छे से याद थी, इसलिए अंकल उस चीज को ध्यान रखते हुए जो अपनी स्वॉर्ड है वो उसकी तरफ बढ़ाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके ऊपर मारने ही वाला था, अंकल को पता लग जाता है कि अब उसका जो वादा दिया था उसे कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। इसलिए अंकल अपनी 4 रिंग्स की पावर वहीं पर इस्तेमाल करता है और वहां पर जो उसकी स्वॉर्ड है उसे स्लैश करके बीच में ही ब्रेक कर देता है, जिससे कि उसका फ्लो रुक जाता है और हम देखते हैं कि प्रिंस दूर जाकर गिरता है। इतने में हम देखते हैं कि सभी लोग अंकल के ऊपर तलवारें उठा लेते हैं और इसका कारण आपको पता है कि उसने प्रिंस के ऊपर हाथ उठाया था। सभी गार्ड्स ने उसे बहुत बुरी तरीके से घेर लिया होता है, क्योंकि सभी के सभी प्रिंस के गार्ड्स थे, लेकिन प्रिंस के साथ इतना बड़ा बदसलूक किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंस उठता है और कहता है कि कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं करेगा, ये सब मेरे ऑर्डर्स पे हुआ था। प्रिंस के जो गार्ड्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि प्रिंस आप ये क्या कह रहे हो। लेकिन जो प्रिंस होता है वो कहता है कि ये सब अंकल को मैं नहीं करने को कहा था, अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं। सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी चोट लगने के बाद में भी ये प्रिंस ऐसे कैसे बोल सकते हैं। सभी गार्ड्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अगला दिन आता है और जो उसका माना हार्ट होता है वो वापस से उसे रिकवर करा था माना से, जहां पर वो कहता है कि आज अंकल मुझे नहीं रोकते तो जो मेरा दिल था वो फट ही जाता इतनी ज्यादा पावर के साथ में। लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जहां पर मैं रियल में बैटल फील्ड में उनसे एक डायरेक्ट हिट किया है, जहां पर इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मुझे लगा नहीं था कि अंकल में इतनी भी ज्यादा ताकत होगी। लेकिन उसी के बाद में हम देखते हैं वो जोर जोर से खांसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, जो मर्जी हुआ, लेकिन आज के मैच में मैं ही जीता हूँ और इसका मतलब मैं ये जो फर्स्ट फाइट थी वो जीत चुका हूँ। और इससे वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन प्रिंस की खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं वाली थी, क्योंकि रंग में भंग डालने वाला वहीं पर था। वो उसे कहता है कि तुम इस चीज पर कैसे खुश हो सकते हो, आखिर तुमने इस धरती पर आने के बाद में किया ही क्या है, और ऐसा भी तुमने क्या उखाड़ दिया है जिसपे तुम इतना जोर जोर से हंसकर खुद पर गर्व कर रहे हो। तुम्हें पता भी है तुमने किस तरह का स्टाइल चुना है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इतनी ज्यादा खतरनाक पावर तुम्हारे अंदर है। जहां पर प्रिंस कूल बनते हुए उसे कहता है कि हाँ मेरे अंदर ऐसी स्वॉर्ड स्टाइल है, लेकिन मैं इसे अभी काबू नहीं कर सकता, और पर मुझे ये स्वॉर्ड स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है और इससे मैं आगे जाकर अपनी जो मेन स्टाइल है उसे चुनने वाला हूँ। जहां पर अंकल होता है इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बल्कि वो ऐसा कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इस चीज को काबू करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि ये चीज बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस चीज से तुम अपने दोस्तों में और दुश्मनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाओगे। खैर हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कि आप मुझे बहुत बड़ा लेक्चर दोगे या फिर ज्ञान दोगे कि ऐसी चीज करनी ही नहीं चाहिए, ऐसी चीज बहुत बेकार होती है, ये फिर ये अच्छी चीज नहीं है, ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन जो वो अंकल होता है वो कहता है कि मैं एक सोल्जर हूँ ना कि एक नाइट, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि रास्ता गलत हो या सही, मुझे बस जीत से मतलब है। इसलिए मैं तुम्हें बस वॉच करूंगा कि तुम किसी को भी मार ना दो, क्योंकि इस चीज से तुम दुश्मनों में और दोस्तों में बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाओगे। अगर तुम में इतनी ताकत है तो तुम्हें उसे अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसीलिए जहां पर वो प्रिंस होता है वो उसे कहता है कि आज से लगता है कि आप मुझ पर ये ध्यान दोगे कि मैं अपने कंट्रोल में हूँ या फिर नहीं, और इस चीज को काबू करना सिखाएंगे। लेकिन जो अंकल होता है वो उसे कहता है कि नहीं, बल्कि मैं तो बस खड़ा होकर देखूंगा कि तुम अपने कंट्रोल में हो या फिर नहीं, या फिर तुम सभी को मारने के इंटेंशंस में हो। खैर हम देखते हैं कि उसके बाद में वो वापस से आता है
और ये इसका तीसरा दिन होता है प्रिंस के साथ में ग्राउंड के अंदर, जहां पर जो प्रिंस होता है वो उसे कहता है कि तुमने 3 दिन में बहुत अच्छा किया, तुमने मेरे हर ब्लॉक को बहुत अच्छे से सहा है और मुझे काफी अच्छी टक्कर भी दी है। मैं तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप से बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ जो कि तुमने 3 दिन यहाँ पर मेहनत की है। जहाँ पर वो मन ही मन सोचता है कि इधर 3 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, मुझे लगा नहीं था कि ये मेरा एक भी वार झेल पाएगा, लेकिन इसने मेरी जो मारने के इंटेंशन थे उसे 3 दिन झेला है। जहाँ पर वो साथ में उसे ये भी कह देता है कि मुझे पता है कि प्राइज के साथ में तुम्हारे मन को संतुष्टि तब मिलेगी अगर तुम मेरे एक लात मारो। खैर उतनी देर में प्रिंस होता है वो अपना इनाम के लिए वहां पर एक नौकरानी को बुलाता है जो कि पूरे सोने से भरी होती है, और ये इनाम होता है उस मूर्ख आदमी का, यानी कि उस फिजड्डी का। जहां पर प्रिंस उसे कहता है कि एक काम करो, ये प्राइज ले जाकर अपने पापा को दे देना और कह देना कि ये प्रिंस ने भिजवाया है, ये तुम्हारे 3 दिन की मेहनत है और जो मैंने बदसलूकी की थी पुराने दिनों में उसका ये जो रिफंड है समझ सकते हो। और अपने पापा को कह देना कि प्रिंस उनसे माफी भी मांग रहा था उसकी बदसलूकी के लिए। जहां पर जो प्रिंस का जो सामने ओपोनेंट होता है वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, क्योंकि पहले तो उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो सिर्फ उसे बेइज्जत करने आया था, लेकिन अब उसके दिल में काफी ज्यादा हमदर्दी आ जाती है और प्रिंस वहां से चला जाता है। लेकिन मन ही मन ये भी कह रहा था कि मैं कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहा यहाँ पर, मैं तो बस इसके काम के पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बाकी कामों से और कोई मतलब नहीं है। खैर सीन शिफ्ट होता है और मैं पता लगता है कि जो उसके ट्रेनिंग करने का तरीका है वो हर जगह पर फैल जाता है और सबको पता लग जाता है कि जो फर्स्ट प्रिंस है वो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका मजाक उड़ाते हैं ये कह कर कि जो फर्स्ट प्रिंस है वो खुद की कब्र खुद खोद रहे हैं, क्योंकि उसके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से वो लोगों को चैलेंज कर रहा है उसके साथ में डुएल करने के लिए, और ये कहकर वो सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वैसे अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए, जब फर्स्ट प्रिंस का फर्स्ट डुएल हुआ था इस आदमी के साथ में, अगर आपको याद हो तो कुछ लोग यहाँ पर महल के अंदर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट मैच प्रिंस के साथ में कैसा गया था, क्योंकि वो एक सिंगल रिंग यूजर था। तो जैसे सभी को पता लगता है कि उनका पहला मैच टाई हुआ है, तो सब लोगों ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिए थे और सभी लोग प्रिंस की तारीफ करने लग जाते हैं ताकि प्रिंस उन्हें भी मौका दे और वो प्रिंस को हरा कर एक अपना नाम बना सके। सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं, वो सभी के सभी अपना फायदा देखते हैं। इनकी हरकतें देख के जो सामने वाले होते हैं वो भी घबरा जाते हैं कि ये क्या, अभी तो ये चापलूसी कर रहे थे और ये ऐसे पलटे जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। अभी ये बात प्रिंस को पता लग जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि सभी के सभी लोग बहुत लालची है और वो कुछ भी कर सकते हैं प्रिंस को हराने के लिए और उसकी जान पर भी खेल सकते हैं। इसलिए प्रिंस उसे सबको गुस्सा करके मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी से में से भी अब फाइट नहीं करने वाला हूँ। अब एक काम करो, इन सभी को घर भेज दो और अब जो नेक्स्ट लाख है उन्हें लाकर आओ, मैं उनके साथ में फाइट करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसका अंकल होता है वो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं उन सभी के साथ में बात करनी चाहिए, लेकिन पीछे तभी देखते हैं कि जो प्रिंस होता है उस आदमी की तरफ देखता है, क्योंकि उसने ये खबर फैलाई थी। जहां पर वो उसे कहता है कि अब एक काम करो, तुमने पहले दिन तो ये खबर फैला दी थी, अब एक काम करना, अब जब जाओगे तो मेरी प्रशंसा करना कि मैंने तुम्हें कैसे हराया था। और फर्स्ट प्रिंस काफी ज्यादा खुश होता है, उसे लगता है कि उसने सब कुछ सॉर्ट कर दिया है, लेकिन तभी उसका मुंह उतर जाता है क्योंकि उसका नाइट उसे कहता है कि अब कोई भी और ओपोनेंट बचा ही नहीं है। लेकिन तभी वहां पर उसकी मेड आ जाती है, वो उसे बताती है कि अब एक लड़की बची है उसके साथ में फाइट करने के लिए, क्योंकि उसके ही सिर्फ रिजल्ट्स उसके साथ में मैच हो रहे हैं। जो फर्स्ट प्रिंस होता है पहले तो चुप होता है क्योंकि वो एक लड़की है, लेकिन तभी वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो अवेलेबल है तो मैं उसी के साथ में फाइट करूंगा। और जिसके बाद में वो अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके जो स्टैट्स है वो काफी अच्छे खासे मैच हो रहे थे फर्स्ट प्रिंस के साथ में, ऐसा उसकी नौकरानी ने उससे कहा था। जिसके बाद में वो अपना माना हट कैपेसिटी बढ़ाने लग जाता है और अपने नाइट को पूछता है कि जो लड़की है वो आखिर कैसी है, और अपने नाइट से कहता है कि अब नॉर्मल नाइट से उसके लिए काफी नहीं है, सभी के सभी उससे हार जाके तो कोई फायदा नहीं रहेगा उन्हें बुलाने का। लेकिन जब तभी उसका नाइट उसे बताता है कि जो लड़की है सबसे अलग है, क्योंकि ये पूरे किंगडम में काफी ज्यादा मशहूर है इसके शॉर्ट स्टाइल के लिए, क्योंकि ये अपने फैमिली की जो शॉर्ट स्टाइल है उसे काफी ज्यादा हद तक पॉलिश कर रही है और इस कारण से इसकी जो स्किल और फेम है वो पूरे किंगडम में फैली हुई है। प्रिंस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है जब उसका वो ऑफर लेटर पढ़ता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि वो एक लॉयन नाइट्स की फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि काफी ज्यादा सच में फेमस है। ये नाम हद तक उसने भी सुन रखा था। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ये वही लड़की दरवाजे में आती है और सभी नाइट्स इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा फेमस है कि सभी लोगों को उसकी ताकत के बारे में पता है। वो एक लड़की है फिर भी उसकी जो
ताकत है वो काफी ज्यादा हद तक ओवर पावर्ड है। और हाँ मैं बता दूं कि लड़कियों का नाइट बनना काफी ज्यादा मुश्किल और रेयर है। यहाँ तक कि जो गार्ड्स होते हैं वो तो उसे थॉर्नी प्रिंस और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि उसने पता नहीं कितने लड़कों का दिल तोड़ा होगा। ये काफी ज्यादा बड़ी बात है कि वो खुद यहाँ पर चलकर आई है प्रिंस के कहने पर, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा कभी करने वाले भी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्वाभिमानी औरत है। जहाँ पर हमें पता लगता है कि ये नाइट्स ये भी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर प्रिंसेस से काफी ज्यादा चिढ़ जाएगा। वैसे इन आयरन नाइट्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा फेमस है स्किल और नाम दोनों के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और साथ ही में काफी ज्यादा वफादार भी होते हैं। इनकी जनरेशन काफी ज्यादा हद तक आगे आती जा रही है और अब जो इनकी जनरेशन को आगे बढ़ा रही है वो कोई और नहीं बल्कि आयरविन है, जो कि यहाँ पर उसके साथ में डुएल करने के लिए आई है। ये भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन ये एक लड़की है क्योंकि इनके बाकी की जनरेशन में सभी लड़के थे। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो इनका ऑफिशियल मेंबर है वो आयरविन ही बन चुकी है, जो कि एक लड़की है, लेकिन अब ऑफिशियल होने के बाद में यही इनका वंश आगे बढ़ाएगी। जिसके बाद में नाइट के मुंह से इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद में उसकी जो प्रिंस होता है वो उसे कहता है कि अगर वो इतनी ही ज्यादा टैलेंटेड है तो वो मुझ जैसे के साथ में एक छोटा सा डोल करने के लिए क्यों आ रही है, क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा इवेंट भी तो नहीं है। जहाँ पर जो नाइट होता है उसे बताता है कि आपके और मिस आयरन के बीच में पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, जिसके कारण से मुझे लगता है कि वो आपसे नफरत करती है और आपसे बदला लेने के लिए यहाँ पे डुएल का सहारा ले रही है। तो वो अपनी मेड से पूछता है कि आखिर उसने पास्ट में किया ही क्या है। तो जो उसकी मेड होती है वो उसे बताती है कि उसने पास्ट में उसको हराश किया है, यानी कि उससे बदसलूकी की है और उसे लड़की होने के छेड़खानी की थी, जिससे वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। जहाँ पर उसे बताया जाता है कि कैसे उसने उस लड़की को हराश किया था, क्योंकि जब वो एक पार्टी में आई थी तो ये मोटा सांड उसे जाकर कहता है कि तुम्हें तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बनना चाहिए। जब वो उसे मना कर देती है तो जो मोटा होता है वो काफी ज्यादा किलस जाता है और कहता है कि तुम जैसे एक विच जिसे चुड़ैल कहते हैं, वो उसे कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, और ऐसा ऐसा करके उसने उसे हराश किया था। खैर जिसके बाद में वो वक्त आ जाता है जहां पर वो नाइट होती है मैदान में आ जाती है, लेकिन जो प्रिंस होता है वो उसकी नजर हटती नहीं है और वो कहता है कि कौन बेवकूफ इसे बदसूरत कह सकता है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही है। खैर जिसके बाद में वो अपना सर झुकाती है और कहती है कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले हो सर, और अपने नाइट्स की तरफ से, यानी कि जो आयरन नाइट्स उनका जो मेन है उसकी तरफ से उसे वो सलाम देती है और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो उस चीज से गुस्सा भी हुई थी। खैर जिसके बाद में जो प्रिंस होता है उसे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि उसने पास्ट में क्या किया था, और वो इसलिए यही कह देता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत चेंज हो चुका हूँ। लेकिन तभी उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है उसकी इस बात से, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो वहां पर रेफरी आ जाता है और जिसके बाद में जो रेफरी के सामने सिर झुकाती है। प्रिंस से ज्यादा तो इज्जत इस रेफरी को मिल रही होती है, जहां पर वो अपनी और अपने आयरन नाइट्स की तरफ से उसे बहुत अच्छे से और तमीज से सलाम करती है, जिसे देखकर जो प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि जो वो नाइट होती है उसके साथ बातचीत कर रही होती है। यहाँ पर वो जो अंकल होता है वो तो ये भी कह देता है कि जरा बच के रहना, इसकी तलवार में कुछ अजीब सी हरकतें हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि फाइनली इनका जो डुएल है वो स्टार्ट होने लग जाता है, दोनों अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। फाइनली इनकी फाइट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली हो जाती है। हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है मन ही मन खुश हो रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कि आज लॉयन नाइट्स के अंदर कितना दम है, जो कि इसे अपना वंशज चुना है। हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो उसके ऊपर वार करती है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि जो प्रिंस होता है बड़ी आसानी के साथ में उसे देख लेता है। जहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस पर वार करती है प्रिंस सोचते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि उसका जो माना होता है वो बैक फ्लो कर जाता है उसके एक वार के इम्पैक्ट से। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है जो प्रिंस होता है वो धीरे धीरे करके बैक पुश होता है, जिससे कि वो वार तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव ही करता रह जाता है। और हम देखते हैं कि इससे जो कंडीशन होती है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली कंडीशन पहुंच जाती है। जो वो लड़की होती है वो उछलती है उस पर वार करने के लिए, पर हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर प्रिंस भी अपना जादू दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना माना हट पावर इस्तेमाल करता है, लेकिन जो उसकी पावर आती है वो इस बार रेड होती है, क्योंकि जो पावर है वो एक जाइंट मॉन्स्टर की पावर है, जिसे वो जो प्रिंसेस होती है वो देख लेती है, यानी कि जो नाइट होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर ये किस तरह की पावर है, क्योंकि उसे पता है कि अंकल ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि उसके अंदर कुछ अजीब सी ताकत है।
लेकिन उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की उसके अंदर पावर रहेगी। जहां पर प्रिंस हाफते हाफते कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि एक सिंगल रिंग यूजर होने के बावजूद भी तुम इतनी ज्यादा ताकतवर होगी, तुम तो पक्का उससे एक अलग ही लेवल पर हो। जहां पर वो बात करता है कि उसे पिछले ओपोनेंट के, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि जो वो होता है अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लिमिटेड यूज में होता है। जहां पर सिस्टम उसे कहता है कि तुम सिर्फ लिमिटेड अथॉरिटीज का ही यूज कर सकते हो। अब उसी चीज को ये समझ में आ जाता है उसकी सामने वाले की ताकत देखकर। उसे ये पता लग जाता है कि या तो जो सामने वाली औरत है वो तो उससे बराबरी के टक्कर में है, या फिर वो उससे भी कमजोर है, क्योंकि सिस्टम तभी एक लिमिटेड अथॉरिटी सिस्टम जनरेट करता है। इसका मतलब यह है कि वो उसे हरा सकता है और अपनी बात मनवा सकता है, जो कि उसने स्टार्टिंग में शर्त रखी थी। और उसी वक्त वो उसका पूरा इंस्पेक्ट भी कर लेता है कि आखिर उसकी ताकत कितनी है। जहां पर वो खुश होता है और कहता है कि चलो ठीक है, इस खेल को अब खत्म करते हैं। हम देखते हैं कि दोनों अपनी अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर लेकर जाते हैं और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं वापस से। और इस बार तो दोनों ही आर या पार करने की उम्मीद से आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एक तरफ उसकी तरफ लाल रोशनी होती है और वहां पर दूसरी तरफ उसकी सिंगल रिंग यूजर। हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद में दोनों की सांसें फूल जाती है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हारता। इसलिए उनका जो अंकल होता है मैच को टाई कर देता है और कहता है कि अब वक्त बहुत हो चुका है, तुम इन्हें टाई करना पड़ेगा। इस एपिसोड में तो इसका मैच फाइनल नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में इसका पूरा खुलासा होने वाला है। और हाँ, मैं बता दूं कि नेक्स्ट एपिसोड में इस बंदे का बहुत तगड़े वाला ग्लो अप होने वाला है। अगर आपको इस चीज को देख रहे हैं तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये मेरा चैनल भाई बहुत ज्यादा डाउनफॉल पे चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड आपका आ जाएगा सैटरडे या फिर संडे को। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।